हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनी लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है, जीके एंड करंट अफेयर्स फैकल्टी। आज के इस वीडियो में हम नवंबर 30 2021 का द डेली हिंदू एनालिसिस करेंगे। आज के जो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो स्पेशली ओमिक्रॉन को लेके जो एक ग्लोबली और एक इंडिया में जो एक कंसर्न है, हम उसके बारे में देखेंगे। ये न्यूज़ हमने कल भी डिटेल में किया था, सो प्लीज़ वॉच माई वीडियो ऑफ लास्ट डे, दैट इज 29 नवंबर वीडियो for more detail on Omicron and other variants of concern declared by WHO। उसमें मैंने डिस्कस भी किया है what is the Pango nomenclature and what are the name of different strains under the Pango nomenclature। Along with that हम आज business advisory committee करेंगे and then we will also see the hydrogen council today on the editorial page and the hydrogen policy of India and the business advisory committee as we have said। तो आज के हम important news पर चलते हैं। सो पार्लियामेंट हैज़ क्लियर द फार्म लॉज रिपील विदाउट ए डिबेट। तो यहाँ पे पार्लियामेंट का विंटर सेशन विच स्टार्टेड फ्रॉम यस्टरडे, दैट इज नवंबर 29। सो द फर्स्ट एजेंडा वाज रिपीलिंग द फार्म लॉ। तो यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बिल का नाम याद होना चाहिए। सो इट इज़ फार्म लॉ रिपील बिल 2021। इसका एम क्या है वो भी पता होना चाहिए। तो इसका एम था टू विड्रॉ द 3 फार्म लॉज विच वॉज पास्ड इन 2020। ये 3 फार्म लॉज के नाम भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहला है Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Act 2020। The next is Farmers Empowerment and Protection Agreement of Price Assurance and Farm Services Act 2020। तीसरा है Essential Commodities Act 2020। नाउ यहाँ पे जो इशू है वो है कि जो ये फार्म लॉ रिपील बिल जो पास हुआ बाय बोथ दी हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के दो हाउस होते हैं, राज्यसभा एंड लोकसभा। लोकसभा इज कॉल्ड एज हाउस ऑफ द पीपल and Rajya Sabha which is the Council of State which is a permanent house। so यहाँ पे without debate the bill was passed। now there is a business advisory committee of both the houses that they had suggested the opposition leaders उन्होंने suggest किया था, उन्होंने अपने apprehension बताई थी to the business advisory committee। so this business advisory committee it recommends the allocation of time for the discussion of bills, passing of bills, agenda of the house। जो ये दोनों हाउस में होते हैं, लोकसभा में भी होता है, राज्यसभा में भी होता है। जो लोकसभा में जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होता है इट इज प्रिसाइडेड बाय और इट इज चेयर्ड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा करेंटली ओम बिरला फ्रॉम एमपी फ्रॉम कोटा इन राजस्थान। ही इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा। और जो राज्यसभा में जो बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल होता है उसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा होता है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो राज्यसभा के होते हैं वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। हमारे इंक्यूबेंट वाइस प्रेसिडेंट कौन है, प्लीज राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। नाउ द यहाँ पे जो हुआ कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कोई कंसेंसस एमर्ज नहीं हुआ अबाउट द डिस्कशन ऑन द बिल एंड दैट वाई द ऑपोजिशन दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द पासिंग ऑफ दिस बिल। द नेक्स्ट इज राज्यसभा में भी रक्कस हुआ एंड 12 राज्यसभा एमपीज दे हैव बीन सस्पेंडेड फॉर द मिसकंडक्ट। सो ये जो इशू है अगर हम देखेंगे तो मानसून सेशन से रिलेटेड है। तो 12 ऑपोजिशन मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा दे वर सस्पेंडेड फॉर द एंटायर विंटर सेशन ऑन मंडे फॉर अनप्रेसिडेंटेड एक्ट ऑफ मिसकंडक्ट एंड अनरूली एंड वायलेंट बिहेवियर ऑन August 11 which was the last day of the previous monsoon session। नाउ यहाँ पे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर जो है हमारे इंक्यूबेंट प्रहलाद जोशी हैं। तो दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज इम्पोर्टेंट। द नेक्स्ट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ओमिक्रॉन को लेके एक कंसर्न अपना बताया है कि दैट फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वेरी हैवीली म्यूटेटेड। इसके अंदर टोटल 50 वेरिएशन है, 50 म्यूटेशन है, 30 से 32 तो स्पाइक प्रोटीन्स पे ही हैं। सो हैवीली म्यूटेटेड ओमिक्रॉन कोरोना वायरस वेरिएंट इट इज़ लाइकली टू स्प्रेड इंटरनेशनली। तो जैसा कि हम फॉरेन अफेयर्स के पेज पे भी देखेंगे कि यूरोप के अच्छे नंबर ऑफ कंट्रीज में ये फैल चुका है। कल हमने नीदरलैंड में देखा था कि नीदरलैंड में भी ये फैल चुका है। अराउंड 13 पीपल हैव बीन डिटेक्टेड विद दिस न्यू वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस। द सेकेंड इज दैट बिकॉज ऑफ वेरी हाई म्यूटेशन, अगर डेल्टा का म्यूटेशन अगर आप देखेंगे तो वो 3 है टोटल, इसके म्यूटेशंस हैं टोटल 50। तो ये 50 म्यूटेशंस जो हैं इट एनेबल्स ओमिक्रॉन टू इवेड द वैक्सीन प्रोटेक्शन, द इम्यून सिस्टम एंड वेरी हाई ट्रांसमिसिबिलिटी। So because of all these factors there will be severe consequences in some places according to the World Health Organization। अच्छा, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अभी तक ये इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत हाई रही है बट अभी तक इससे रिलेटेड कोई डेथ नहीं हुआ है। सो नो ओमिक्रॉन लिंक्ड डेथ हैड बीन रिपोर्टेड
but we need to further research to assess its potential to escape protection against immunity induced by vaccine and previous infection। तो डेथ नहीं हुआ है, पर तो भी हमारे पास अभी भी इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये हम कह सकें कि whether this virus will be able to not fight the vaccine provided protection. We just don't know. It can happen that because of very high mutation, it can evade the immunity produced by vaccine or previous infection. Now this Omicron, it was first detected in South Africa and UN एजेंसी मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपने 194 मेंबर स्टेट से कहा है कि इसको अगर हमें फाइट करना है तो हमें वैक्सीनेशन के पेस को एक्सेलरेट करना पड़ेगा, और जो हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं जो नॉर्मली 40+ को समझा जाता है और फ्रंट लाइन वर्कर्स को, तो उन्हें बहुत जल्दी से हमें वैक्सीन देना पड़ेगा। अगर हम कल के न्यूज़ को याद करें तो साउथ अफ्रीका में जहाँ पे इस वायरस को पाया गया है वहाँ पे सिर्फ 10% वैक्सीनेशन है, और अगर हम यूरोप और यूएस की बात करें तो दे आर गोइंग फॉर द बूस्टर डोजेज ऑल्सो। इंडिया करेंटली इज नॉट रिकमेंडिंग द बूस्टर डोज, क्योंकि यहाँ पे जो अभी तक हमारा 100% वैक्सीन कवरेज नहीं हुआ है। अगर हम देखेंगे कि फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीन अराउंड 70 to 72% को लगा है, और सेकेंड डोज इज नियरली अबाउट 40%, नॉट मोर देन दैट। सो बिकॉज ऑफ दिस देयर इज नो नीड फॉर बूस्टर डोज इन इंडिया। बट यूके में हम देखेंगे फॉरेन अफेयर्स के पेज पे कि यूके ने for everyone it has recommended the booster dose. Some countries they have recommended booster dose for 40+ people, but UK में अब सबको booster dose लगना है। The next is who is the WHO Director General? So it is Tedros Adhanom Ghebreyesus। ये एक असेंबली को चेयर कर रहे हैं, that is expected to launch negotiations on an international agreement on preventing future pandemic। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें इस इंटरनेशनल एग्रीमेंट की ज़रूरत क्यों है टू प्रिवेंट द फ्यूचर पैंडमिक। सो सी हियर द करंट सिस्टम जो है ये कंट्रीज़ को डिसइंटेंसिफाइज करता है टू अलर्ट अदर कंट्रीज ऑफ एमर्जिंग थ्रेट्स फ्रॉम एनी डिजीज। बट अगर ये अकॉर्ड जो है जो मई 2024 तक पास होने के जिसके चांसेस हैं, इट विल लीड टू शेयरिंग ऑफ डेटा, genome sequencing of emerging virus and any potential vaccines which have been derived from research. Now this information is very important. Omicron was first reported on November 24th from South Africa, and since then it has spread to more than a dozen countries and they have all imposed travel restrictions from South Africa। अगर हम देखेंगे यूरोपियन कंट्रीज दे आर गोइंग फॉर ट्रैवलिंग बैन। इंडिया ने भी कल नए प्रोटोकॉल्स लाए थे कि अब जो भी कंट्री एट हाई रिस्क से आएगा उनका RT-PCR होगा, नेगेटिव होने के बाद भी उन्हें 1 हफ्ता क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा, फिर 8वें दिन उनको टेस्ट करना पड़ेगा। जो सिम्टोमेटिक जो होंगे उन्हें तुरंत हेल्थ फैसिलिटीज़ में भेजा जाएगा, एंड ऑल दिस मेजर्स आर बीइंग टेकन इन इंडिया ऑल्सो। पर इंडिया ने अभी तक ट्रैवल बैन नहीं किया है। अब हम फिर से करते हैं ओमिक्रॉन रिस्क स्पार्क कॉल फॉर बूस्टर डोज। तो यहाँ पे अब बूस्टर डोज के बारे में बात हो रही है कि क्या हमें बूस्टर डोज अपने प्रायोरिटी पॉपुलेशंस को देना चाहिए। तो हम देखेंगे कि एमरजेंस ऑफ ओमिक्रॉन की वजह से एक बार फिर से ये जो डिबेट है इसने सेंट्रल स्टेज लिया है। यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम इन्होंने बूस्टर डोज सारे एडल्ट्स के लिए अप्रूव कर दिया है, जिनका दोनों डोज कंप्लीट हो गया है 6 महीना पहले। ओके, इन यूके it is restricted to those 40 and above or those with clinical conditions that suppress their natural immunity। Now एक इजराइल में स्टडी हुई है which suggest कि immunity against infection dips noticeably in the 6 months after 2 doses of Pfizer BioNTech vaccine की 6 महीने के वैक्सीन लेने के बाद इम्यूनिटी जो है बॉडी की वो कम होती जाती है अगेंस्ट द कोरोना वायरस, तो इसीलिए बूस्टर डोज देना ज़रूरी है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, हमने नेक्स्ट पेज पे जो इन्फॉर्मेशन किया है उसको मैं रेफ्यूट करने के लिए कर रहा हूँ कि यहाँ पे लिखा है कि द यूनाइटेड स्टेट्स यूके में इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू दोज 40 एंड अबव और दोज विद क्लिनिकल कंडीशन दैट सप्रेस द नेचुरल इम्यूनिटी। बट द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इज कि अब यूके ने भी has made this booster dose available for all adults. So all adults in Britain will now be eligible for a third COVID-19 jab, the government has said on Monday। Okay, so this has been backed by a scientific advisory body and health secretary Sajid Javid। Okay, so now अभी तक क्या हो रहा था, जैसे कि हमने प्रीवियस पेज पे पढ़ा कि only adults aged 40 and above were eligible for booster dose,
6 months after their last dose, but now all adults are eligible for it. The next is about the new protocols. So we have already discussed, हमने पहले भी इसको कल भी डिस्कस किया था, that states across the country they have scurried to implement the testing, tracing and quarantine for international passengers coming from the high risk countries. Okay, so here now some states have already implemented this procedure while other states are going to start the procedure. यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा एक जिस पे ध्यान रखने की ज़रूरत है वो है मुंबई. क्यों? क्योंकि मुंबई में नवंबर 10 से लेके अभी तक 1000 पैसेंजर्स हैव एंटर्ड इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका एट द मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट. द नेक्स्ट इज अबाउट द वैक्सीन हेजिटेंसी. तो बहुत से लोग हैं वो वैक्सीन की तरफ हेजिटेट करते हैं, वो वैक्सीन लेना नहीं चाहते बिकॉज ऑफ द एडवर्स इवेंट फॉलोइंग द इम्यूनाइजेशन, जिसको कहते हैं AEFI. तो सुप्रीम कोर्ट में ये पेटिशन हुआ था जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक डेटा हमारे पास होना चाहिए. सो द गवर्नमेंट हैज़ नाउ गिवन द डेटा. इट हैज़ टोल्ड टू द सुप्रीम कोर्ट दैट कोविड वैक्सीनाइजेशन है ये फोर्सफुल नहीं है, ये वॉलंटरी है. और अगर हम सीरियस इफेक्ट्स की बात करें तो इंक्लूडिंग डेथ it is less than 0.01%. So the government is saying that the percentage of such effect that is adverse effect following immunization AEFI ये बहुत ही कम है in the case of Covaxin and Covishield which is less than 0.01%. Now अगर हेल्थ मिनिस्ट्री का डेटा देखें तो there were 2116 serious and severe AEFI cases which have been reported from total around more than 100 crore doses till November 24. Then बोत्सवाना. तो MP में एक वुमेन का तलाश है which is who has come from बोत्सवाना. So she first came to Delhi. From Delhi she visited जबलपुर. तो इनको तलाशा जा रहा है कि where is she, because there is a fear that she must be traced so that if she is carrying any infection so that she can be put into quarantine. The next is that India has offered support to Africa to fight variant. So in the Ministry of External Affairs has said that India is going to supply vaccines under COVAX और bilaterally. हमने ये न्यूज़ पढ़ा था कि कोविशील्ड ने ऑलरेडी कोवैक्स फैसिलिटी के अंदर वैक्सीन सप्लाई करना चालू कर दिया है एंड इज गोइंग टू टारगेट countries like Malawi, Ethiopia, Zambia, Mozambique, Guinea and Lesotho. The next is crypto trade not tracked says government. तो गवर्नमेंट ने इंफॉर्मेशन दिया है पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कि क्रिप्टो करेंसीज दे आर अनरेगुलेटेड इन इंडिया एंड गवर्नमेंट डज नॉट कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन देयर ट्रेडिंग. बट यहाँ पे RBI के कुछ कंसर्न्स हैं अबाउट द क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड टू मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. तो गवर्नमेंट एक बिल पास करने वाली है जहाँ पे गवर्नमेंट is going to ban private cryptocurrencies in India. The central bank is going to come up with the central bank digital currency and the government is not going to do away with the technology which facilitates the functioning of cryptocurrencies. इस टेक्नोलॉजी को हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी कहते हैं. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. इंडिया के साथ साथ चाइना एक नेक्स्ट कंट्री है विच इज़ बैनिंग द प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज एंड इट इज़ कमिंग आउट विद द ऑफिशियल डिजिटल करेंसीज. बट कुछ कंट्रीज हैं लाइक कनाडा एंड जापान they have allowed the functioning of private cryptocurrencies in their country but under the strict regulation and observation. Now नेशनल हेल्थ अकाउंट के एस्टिमेट्स जो 2017-18 के हैं वो रिलीज़ हो चुके हैं. इसके जो कुछ इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं वो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. सो इफ यू विल जस्ट सी दैट ओवर हियर द आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, मतलब जो पब्लिक अपने जेब से करती है फॉर हेल्थ एक्सपेंडिचर उसे हम आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कहते हैं. सो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर एज अ शेयर ऑफ टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर एंड फॉरेन एड फॉर हेल्थ हैज़ बोथ कम डाउन एज पर द फाइंडिंग ऑफ द नेशनल हेल्थ अकाउंट्स. तो यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं. पहला कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर भी कम हुआ है और जो फॉरेन एड हेल्थ के लिए होता है वो भी कम हुआ है फॉर 2017-18 अकॉर्डिंग टू नेशनल हेल्थ अकाउंट. नाउ नेशनल हेल्थ अकाउंट में अगर हम देखेंगे तो जो शेयर ऑफ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो पहले 64.2% था इन 2013-14, अब वो 48.8% है इन 2017-18. इसका रीज़न क्या है?
इसका रीज़न ये है कि ग्रेटर यूटिलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज़ पहला। सेकंड कि जो गवर्नमेंट हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में जो मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं उनका कॉस्ट भी कम हुआ है, इट हैज़ डिक्रीज्ड बाय 50%। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन आई एम रिपीटिंग कि जो रीज़न है फॉर डिक्रीज इन आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, इट इज़ फर्स्ट बिकॉज ऑफ greater utilization of government health facilities and reduction in cost of services of government health facilities by 50%. The next is कि what is the health expenditure in total GDP? तो 2013-14 में it was 1.15%. Now in 2017-18 it is 1.35%. अगर हम share of government expenditure देखें total health sector में, तो 2017-18 में the share of government expenditure was 40.8%. which is much higher than 28.6% in 2013-14. The next is the share of social security expenditure on health, which includes health insurance program, then health insurance schemes and medical reimbursements made to government employees. All these has increased. Now about the NHA report. So NHA report, National Health Account Report, it is produced by National Health System Resource Center, designated as National Health Account Technical Secretariat under the Health Ministry. ये स्टैटिक इंफॉर्मेशन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि NHA जो है वो उसे कौन प्रोड्यूस करता है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर, जिसे हम नेशनल हेल्थ अकाउंट्स टेक्निकल सेक्रेटरीट भी कहते हैं। इट कम्स अंडर द हेल्थ मिनिस्ट्री and it is based on the internationally accepted system of health accounts 2011, which was prepared by the World Health Organization. Now we will just see that Omicron का जैसे कल हमने देखा था कि नीदरलैंड में केस डिटेक्ट हुआ था because of travelers from African countries. Now पोर्टुगल और स्कॉटलैंड में भी जो है केसेस पाए गए हैं और यहाँ पे दे आर पॉइंटिंग टूवर्ड्स लोकल स्प्रेड ऑफ द वेरिएंट, मतलब कोई साउथ अफ्रीका से आया वायरस कैरी करके एंड नाउ he or she has transferred this virus locally. Now if you will see केसेस जो हैं यूरोपियन नेशंस में बेल्जियम, डेनमार्क, नीदरलैंड में भी पहले से ही डिटेक्ट हुए हैं। स्पेन ने पहला फर्स्ट कंफर्म केस दिया कल ऑफ द सेम वेरिएंट। नाउ जापान है जहाँ पे अभी तक कोई केस ओमिक्रॉन से रिलेटेड नहीं डिटेक्ट हुआ है, उसने फिर से बॉर्डर कंट्रोल्स रखे हैं to stop the proliferation of this variant. The next is Parag Agarwal. He is an IIT Bombay alumni. He will be now Twitter CEO. So Jack Dorsey, who will be stepping down as the CEO of Twitter, will be he will be succeeded by Parag Agarwal. Parag Agarwal जो हैं ये पहले चीफ टेक्निकल ऑफिसर थे ट्विटर के, and now he will be a CEO. And he is working there since 10 years. तो उन्होंने around 2011 में ट्विटर को ज्वाइन किया था। The next is Joint Comprehensive Plan of Action. ये इसको हम ईरान न्यूक्लियर डील भी कहते हैं, ईरान न्यूक्लियर डील। सो ईरान न्यूक्लियर डील इट वाज बिटवीन ईरान एंड P5+1 कंट्रीज। ये P5+1 कंट्रीज में कौन कौन है? P5 में हमारे परमानेंट 5 मेंबर्स होते हैं, US, UK, then we have France, then we have Russia, then we have China, and +1 में we have Germany. So P5+1 मतलब permanent 5 members of United Nations Security Council and Germany. But later on US backed out of this deal, and then Iran started enriching its uranium. So the aim of this bill was to restrict the enrichment of uranium in Iran so that it could not produce the atomic bomb. But once US backed out, Russia started enriching its uranium. Now other countries, that is except US, Britain, China, France, Germany and Russia, now they have revived the discussion on revival of Joint Comprehensive Plan of Action. The United States is going to take part, but it is going to take part indirectly. Now this one-liner news. So the Reserve Bank of India, it has superseded the board of directors of Reliance Capital Limited. It is promoted by Anil Ambani's Reliance Group. ये जो होता है एक एक्शन होता है आरबीआई की तरफ से, अगर कोई बैंक या फाइनेंशियल कंपनी दे आर नॉट एबल टू गिव द सर्विसेज एज पर द स्टैंडर्ड्स बाय आरबीआई, तो आरबीआई जो होती है वो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सुपरसीड कर जाती है। नाउ दिस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जगह पे आरबीआई एक नया डायरेक्टर अपॉइंट करती है
So former Bank of Maharashtra Executive Director Nageshwar Rao Y, he has been appointed as the administrator of the company. And RBI ने कहा है कि बहुत जल्दी वो रिजोल्यूशन प्रोसेस इस फाइनेंशियल एंटिटी का स्टार्ट करेगी अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी रूल्स 2019. नाउ ऐसा क्यों हुआ है? Because the Reliance Capital Limited, it has gone through several defaults and payment related to payment obligations, and there was serious governance concern. The next is the net direct tax revenue has risen by 68% till November 23 according to Minister of State Pankaj Chaudhary. तो हम हमेशा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में पढ़ते रहते हैं. सो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इट इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स, एंड डायरेक्ट टैक्स में जैसे हमारा इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया, दीज आर ऑल कॉल्ड एज डायरेक्ट टैक्स. सो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हैज़ ऑल्सो इम्प्रूव बाई 68%. नाउ एक जर्मनी में हम उसके पॉलिटिक्स को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. तो वहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम इन 16 years a social democrat party will have a chancellor, and this new government will be formed by the coalition of 3 parties: HDP, Green, Free Democrat parties. So it will be a coalition of a Social Democratic Party, Green Party, and Federal Democrat, Free Democrats Party. And this is also called as, this coalition को हम क्या कहते हैं? ट्रैफिक लाइट कोalition कहते हैं. ट्रैफिक लाइट कोalition. Why we call it as ट्रैफिक लाइट कोalition? क्योंकि इन जो पार्टीज का जो कलर है, it resembles the 3 colors of traffic light. यहाँ पे this party which is headed by Olaf Scholz, who was the finance minister under Angela Merkel. Now Angela Merkel had announced that she is no longer going to hold the post of chancellor. So this gave an opportunity to Social Democrat to garner the votes, and for the first time in 16 years, someone who is not from the Angela Merkel's party, that is Christian Democrat, he will be the chancellor of Germany. Now यहाँ पे HDP party है, it got the green light, मतलब it got the vote because it has promised something like that this party will raise the minimum wage from euro 10 to euro 12 an hour. Then it will be building around 4 lakh housing units. Then कोल को जो है फेज आउट किया जाएगा फॉर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, और रिन्यूएबल्स के शेयर को इंक्रीज किया जाएगा अप टू 80% बाई 2030. So the next article is about the commercialization of space sector in India. तो उसको प्रमोट करने के लिए इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया है जिसका नाम है इंडिया स्पेस ई, दैट इज़ इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर. इसका क्या काम है? इट इज़ अ सिंगल विंडो नोडल एजेंसी टू बूस्ट द कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन स्पेस एक्टिविटीज़. उसके साथ साथ इसरो, ओके, इट विल प्रमोट द एंट्री ऑफ नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट एंटिटीज़ इन इंडियन स्पेस सेक्टर. नाउ ऐसा क्यों करना हमारे लिए ज़रूरी है? तो अगर हम देखेंगे डेटा को, तो स्पेस इकोनॉमी जो है इट इज़ $440 बिलियन ग्लोबल सेक्टर, बट इंडिया का जो इसमें शेयर है इट इज़ लेस देन 2%. अब अगर हम देखेंगे कि इसमें और क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, तो अगर हम देखेंगे तो एक जो हर्डल है, जो मेन हर्डल है वो है ब्रेन ड्रेन का. तो जो ब्रेन ड्रेन है, ब्रेन ड्रेन का मतलब कि इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, दे स्टडी इन इंडिया, आफ्टर दैट दे गो अब्रॉड एंड दे वर्क ओवर देयर. दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज ब्रेन ड्रेन. तो ब्रेन ड्रेन है वो इंक्रीज हुआ है बाय 85% सिंस 2005. ओके, एंड it has created a hindrance for private space ventures and founders to attract investors. ओके, तो अगर आपके पास टैलेंट नहीं है तो इन्वेस्टर्स भी नहीं आते हैं. So that is one of the problem. The next is about the ट्रांसपेरेंसी एंड क्लैरिटी इन लॉ. उसको अगर लाना है तो द लॉज, उसको मल्टीपल सेक्शंस में हमें लॉ को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, और पर्टिकुलर सेक्टर्स का हमें जो पर्टिकुलर इश्यूज है उसे हमें एड्रेस करना पड़ेगा, और साथ साथ में हमें ये देखना पड़ेगा कि आवर पॉलिसी इज इन अकॉर्डेंस विद द यूनाइटेड नेशंस रेगुलेशन और आउटर स्पेस ट्रीटी. द नेक्स्ट इज अबाउट द लाइसेंस एंड लाइबिलिटी. तो यहाँ पे जो टेक्निकलिटीज जो इन्वॉल्व होती हैं स्पेस बिजनेस में, तो उन्हें टाइमलाइन चाहिए होता है, ऑथराइजेशन चाहिए होता है, और कंटिन्यूअस सुपरविजन मैकेनिज्म की ज़रूरत होती है. ओके, तो जैसे कि अगर हम फ्रांस की बात करें, फ्रांस का एग्जांपल है, तो यहाँ पे 4 टाइप के लाइसेंस मिलते हैं, और उसके साथ साथ केस बाय केस ऑथराइजेशन भी होता है.
द नेक्स्ट इज अबाउट इंश्योरेंस एंड इंडेमनिफिकेशन। फॉर एग्जांपल कि अगर कुछ फेलियर हो गया तो प्राइवेट सेक्टर की कितनी लाइबिलिटी है, क्या वो लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा है या वो लाइबिलिटी जो है उसका एक मैक्सिमम सीलिंग है। तो अगर हम यहाँ पे अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे कि जो प्राइवेट स्पेस ऑपरेटर्स हैं उनका जो इंश्योरेंस है उनको इंश्योरेंस जो है $100 मिलियन तक का एक कैपिंग है, इससे ज़्यादा इनकी इंडेमनिटी नहीं फिक्स की जाती है। साथ साथ में हमें ये भी देखना होगा कि जो हमारे हैं अदर इश्यूज रिलेटेड टू कमर्शलाइजेशन, तो इंडियन स्पेस प्राइवेट कंपनीज को जनरेट करना पड़ेगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर देयर इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट और सर्विस। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है फॉर कमर्शलाइजेशन ऑफ स्पेस। सेकेंड क्या होता है कि इंडिया के पास एक स्पेस इकोसिस्टम चाहिए, जैसे कि नासा ने, चाइना के स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने और रशिया के रॉसकोस्मोस ने डेवलप किया है कि जहाँ पे वो प्राइवेट प्लेयर्स जैसे बोइंग, स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन को कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस के लिए यूज़ करते हैं एंड दिस हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड द स्पेस सेक्टर इन दोज कंट्रीज। तो इंडिया को भी इसी तरीके से एक स्पेस इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ेगा अंडर द गाइडेंस ऑफ इसरो। द नेक्स्ट इज अबाउट बूस्टिंग ग्रीन हाइड्रोजन। जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया में 75% ऑफ द एनर्जी डिमांड is met by coal and oil, but India has already given a commitment at COP26 कि 2070 तक इंडिया भी एक नेट जीरो एमिशन कंट्री बन जाएगी। उसमें हाइड्रोजन, स्पेशली ग्रीन हाइड्रोजन का बहुत बड़ा रोल है फॉर एनर्जी स्टोरेज। ग्रीन हाइड्रोजन जो होता है, इट इज़ अ हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड बाय स्प्लिटिंग द वाटर मॉलिक्यूल्स बाय यूजिंग द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। एंड हमें जो है ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करना है। हाइड्रोजन बहुत टाइप का होता है, जैसे ग्रे हाइड्रोजन कि अगर हाइड्रोजन क्रिएट करते वक्त अगर जो हम एनर्जी यूज़ कर रहे हैं अगर वो एटमॉस्फेयर में एमिट हो रहा है तो उसे हम कहते हैं ग्रे हाइड्रोजन। अगर हम उस एमिशन को ट्रैप कर लेते हैं तो हम उसको ब्लू हाइड्रोजन कहते हैं। बट यहाँ पे हमें ग्रीन हाइड्रोजन पे ही फोकस करना है। तो अगर हम देखेंगे कि हाइड्रोजन को क्रिएट करने के लिए 70% ऑफ द कॉस्ट गोज इन जनरेटिंग द रिन्यूएबल एनर्जी। बट इंडिया में अगर हम सोलार एनर्जी के कॉस्ट की बात करें तो वो अब ₹2 पर किलोवाट आवर के नीचे आ गया है और इसके वजह से इंडिया इज इन अ वेरी गुड पोजीशन टू यूटिलाइज दिस सोलार एनर्जी फॉर प्रोड्यूसिंग ग्रीन हाइड्रोजन। ओके, नाउ यहाँ पे गवर्नमेंट को जो है फंडिंग एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज तैयार करनी पड़ेगी कि ताकि इसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो सके। हमें यहाँ पे डिफरेंट पॉलिसीज फॉलो करना पड़ेगा, जैसे कि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो बहुत जल्दी से ट्रांजिशन कर सकते हैं टूवर्ड्स द ग्रीन हाइड्रोजन, जैसे कि रिफाइनरीज, फर्टिलाइजर्स और नेचुरल गैस। तो इनको हमें मैंडेट करना पड़ेगा कि ये हाइड्रोजन का यूज़ करें। उसके बाद नेक्स्ट मीडियम टर्म में हम स्टील, सीमेंट और रोड मोबिलिटी सेक्टर्स को देख सकते हैं कि ये ट्रांजिशन कर जाएं ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ। लास्ट में लॉन्ग टर्म प्लानिंग हमें चाहिए होगा फॉर हैवी ड्यूटी व्हीकल्स, शिपिंग, एविएशन, एनर्जी स्टोरेज एंड सॉल्यूशन। देन इफ यू विल सी कि गवर्नमेंट ने वर्ल्ड वाइड बहुत सारे देशों ने $70 बिलियन कमिट किया है फॉर पब्लिक फंडिंग फॉर जनरेशन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू द हाइड्रोजन काउंसिल। अब इंडिया का जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लीड करता है और चीप सोलर एनर्जी भी प्रोड्यूस करने लगा है, so India is now in a position to lead the global efforts in transiting towards green hydrogen. Now यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि what is this hydrogen council? So hydrogen council जो है it was established in 2017। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेल्जियम में है, ब्रसल्स में। और इसका जो गोल है इट इज़ अ ग्लोबल CEO लेड इनिशिएटिव, मतलब जो कंपनीज के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं ये उनका एक इनिशिएटिव है who belong to carbon intensive sectors like energy, transport, industry and also investment companies. They develop a long hydrogen, their aim is to develop a hydrogen economy in long term. अब यहाँ पे एक इंफोग्राफिक है कि साउथ अफ्रीका सफर्स मोर फ्रॉम द लाइफस्टाइल डिजीज। तो जो डेटा है ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 से ही आया है। तो अगर हम सदर्न स्टेट्स की बात करें सो दे सफ़र फ्रॉम लाइफस्टाइल डिजीज सच एज हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़ कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ इंडिया। अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें तो सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश में भी हाइपरटेंशन का ज़्यादा केसेस होता है। और हाई ब्लड शुगर लेवल्स जो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, वेस्ट बंगाल में
ज़्यादा पाया गया है। उसके बाद अगर हम राजस्थान, एमपी, यूपी, JNK ऑफ की बात करें तो यहाँ पे भी जो शेयर है पॉपुलेशन का हुआ सफरिंग फ्रॉम लाइफस्टाइल डिजीज is less as compared to other regions of the India. So that's all for today. We will meet tomorrow again with the daily Hindu analysis. Till then, have a nice day. Take care. Thank you.